सो हेलो एंड वेलकम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी स्टूडेंट्स अभी तक बच्चों को पढ़ा चुके हैं, हम सभी टीचर्स बच्चों को पढ़ा चुके हैं चैप्टर सेकंड वीडियो लेक्चर सीरीज का 5th पार्ट। आगे वीडियो बढ़ रही है। आई होप आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स देखने की कोशिश करी होगी। अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो ऐप ज़रूर डाउनलोड करिएगा, क्योंकि इस पे चैप्टर के रिगार्डिंग इवन 6 to 12 सारा कंटेंट हमारे ऐप पे अवेलेबल होता है प्रैक्टिस के लिए। आप सभी इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए ऐप को ज़रूर डाउनलोड करिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब पता है इस चैप्टर के अंदर हम एंड पार्ट पे आ चुके हैं और हमने, याद होगा आप लोगों को, हमने हिस्ट्री कहाँ कहाँ तक पढ़ ली थी। हम वैसे तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर पढ़ने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे हिस्ट्री को। और हमने देखा था कि 0 से 600 साल पीछे जाएंगे तो 0 से 600 साल पीछे के टाइम पीरियड पे अलग कहानी चल रही थी, और 0 से 600 साल आगे आएंगे तो इस टाइम पीरियड पे अलग कहानी हमें देखने को मिल रही थी। सॉरी, ये एडी वाला टाइम पीरियड है, ये एडी वाला टाइम पीरियड है। अब हमने ये पढ़ा था कि 0 से 600 साल पीछे जाते हैं तो इस टाइम पीरियड पे ज़्यादातर फोकस जो एग्जामिनर ने करा है वो करा है 321 BCE के टाइम पीरियड पे, जिस समय पे मौर्य वंश जो था वो राज कर रहा था, और उसके बारे में हमने पढ़ा था। जबकि 0 से 600 साल के करीब लगभग आते हैं तो हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता वंश के बारे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करी थी। और गुप्ता डायनेस्टी के वो लोग हमने पढ़ने की कोशिश करी थी जिसमें हमने चंद्रगुप्त प्रथम, प्रभावती गुप्ता, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि गुप्ता डायनेस्टी जो थी वो सातवाहनों के कॉन्टेम्परेरी के टाइम पीरियड में थे, वो कुषाणों के सामंत थे। ये सब हमने डिस्कस करने की पहले भी कोशिश कर ली थी। अब वीडियो लेक्चर सीरीज 2024 और 25 के हिसाब से है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे शहर डेवलप हो रहे होंगे तो हमने महाजनपद के ऊपर फोकस करा, लेकिन हमने ये भी फोकस करना है कि उस समय क्या नए शहर बस रहे थे, क्या नई जगहों को किस तरीके से स्टैब्लिश किया जा रहा था। तो उसका सही आंसर जो हमें देखने को मिलता है वो हमें क्या देखने को मिलता है अगर हम फोकस करें इन चीज़ों के ऊपर। तो हम क्या देखते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो हम देखते हैं कुछ अर्बन सेंटर्स भी भारत के सब कॉन्टिनेंट पार्ट के अंदर बने थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाटलिपुत्र, तो हमने एग्जाम्पल सब जगह पढ़ा। हमने मौर्य से लेके गुप्ता के टाइम पीरियड में पढ़ा कि पाटलिपुत्र वन ऑफ दैट प्लेस जहाँ पे ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके साथ साथ ना हमें पता है कि पाटलिपुत्र रिवर से कनेक्ट है, लेकिन उज्जैन भी हमें देखने को मिला। उज्जैन में भी अशोका ने अपनी कैपिटल को स्टैब्लिश करा था, ये हमने पढ़ा था। तो लैंड रूट से कनेक्ट था वो। फुआर हमने देखा कोस्टल लाइन के लास्ट वाले पार्ट पे सिचुएटेड है, तो उस टाइम पीरियड पे कॉस्ट पे था, तो ये भी एक शहर के रूप में डेवलप हुआ। और मथुरा के अंदर हमने देखा था जब कुषाण लोग आए थे तो उस टाइम पीरियड पे मथुरा तक उन्होंने अपनी राजधानी को बनाया था। तो कह सकते हैं कि उस टाइम पीरियड पे कमर्शियल प्लेस भी वो बना था। तो बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पे रिलीजियस चीज, पॉलिटिकल एक्टिविटी, कल्चर और बिजनेस जैसी चीजें हमें मथुरा में देखने को मिल रही थी। मतलब ये सारे जीते जागते एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि भैया इस टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ पाटलिपुत्र ही फेमस नहीं था, जबकि दूसरे नए शहर डेवलप हो रहे थे। और नए शहर डेवलप हो रहे थे तो ऑफकोर्स इन सभी जगहों पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग होते होंगे और डिफरेंट डिफरेंट गिल्ड्स भी हमें देखने को मिल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए ये सारी जगहों के अंदर हमें ये सब लोग देखने को मिल रहे होंगे। कारपेंटर्स, पोर्टर्स, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस, टीचर्स, मर्चेंट, किंग्स, सब लोग थे। और साथ साथ में हमने देखा कि इन्हीं जगहों के अंदर हमें श्रेणी ग्रुप भी देखने को मिल रहा था। श्रेणी ग्रुप वो होता था कि जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर व्यापार बिजनेस हो रहा है तो इनके नियमों को बनाने के लिए ये आर्टिशंस और ट्रेडर्स होते थे, जो उस टाइम पीरियड पे मार्केट के प्रोडक्ट की वैल्यू या किसी भी सामान की वैल्यू के सही प्राइस को तय करते थे कि फिनिश प्रोडक्ट कितने रुपए का होना चाहिए। हमने ये भी देखा था कि हमें बहुत सारे एविडेंस मिले पाली भाषा में, तेलुगु, संस्कृत भाषा के अंदर, कि उस समय लैंड ग्रांट्स होते थे, जमीनें राजा के द्वारा दान दी जाती थी। और इन्हें कौन देता था? ऑफ कोर्स इन्हें राजा ही दान देता था, और राजा इनको एक वोटिव इंस्क्रिप्शन पर लिखवा दिया करता था, ये जमीनें हमने नाम दान दी है। हमने ये भी देखा कि ट्रेड जो है भारत के सब कॉन्टिनेंट प्लेस में होता था, भारत के बाहर भी होता था, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल जो था हमने देखा था उस टाइम पीरियड में हड़प्पा वाले चैप्टर में देखा था, मेसोपोटामिया के लोग साथ ट्रेड होता था। जबकि इस टाइम पीरियड के अंदर हमने देखा चाइना के बहुत सारे लोग भारत में ट्रेड करने आते थे, तो उनमें से पैडलर्स जो पैदल यात्री आते थे, बहुत सारे सक्सेसफुल मर्चेंटमेंट हमारी कंट्री में आते थे, और वो अपने उन लोगों को हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो मासा
तुवान, मत्स्यतुवान लिखा हुआ है, सेठी लिखा हुआ है एंड सातवाहनास लिखा हुआ है। ये लोग उस टाइम पीरियड पे इंडिया के पार्ट में ट्रेड करते थे नॉर्थ के प्लेस में जाके, जबकि बहुत सारे लोग बहुत दूर से आते तो अपने एनिमल्स को लेके, अपने बुलक कार्ट्स को लेके ट्रेड करके और बहुत सारा सामान भर के भारत से बाहर लेके जाते थे। तो उसमें से कॉटन एक एग्जाम्पल हो सकता है, मसाले के एग्जाम्पल हो सकते हैं, बहुत सारे मोती हो सकते हैं जो हमारे भारत के अंदर उस टाइम पीरियड में मिला करते होंगे। तो भारत उस टाइम पे वैसे भी क्लोथ्स के लिए, मेडिसिन के लिए, पर्ल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, स्पाइसेस के लिए, बहुत सारे कॉटन चीजों के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था। सिक्कों के प्रचलन हमने देखे, हर टाइप के सिक्के थे, क्योंकि इंडो ग्रीक लोग आए थे तो उन लोगों ने अपने नाम के साथ क्या कहते हैं और चीजें लिखवाई थी, तो वो चीज हमने देखी कॉइन्स के ऊपर इंडो ग्रीक, जिसका सातवाहना एक एग्जाम्पल है। और सातवाहनों के टाइम पीरियड पे जो सिक्के थे वो क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे किसके मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक स्पेशल उसके बनते थे शीशे के सिक्के बनते थे सातवाहनों के टाइम पीरियड में। लेकिन अगर कुषाणों के टाइम पीरियड में देखें तो उन्होंने गोल्ड के कॉइन इंट्रोड्यूस करे, लेकिन उन्होंने अपने नाम भी लिखे। तो नाम लिखने से उन्हें पता चला हम लोगों को कि क्या कहते हैं पर्शियन स्टाइल में अलग लिखा जाता था और ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि में अलग लिखा जाता था, तो हमने कंपेयर भी करा। उसके बाद हमने कुषाणों के टाइम पीरियड में देखा इंडिया में पहली बार सोने का इस्तेमाल हुआ, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। साथ साथ में हमने जवेदा डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, जिन्होंने अलग टाइप के कॉइन जो थे वो इंट्रोड्यूस करे उस टाइम पीरियड पे कॉपर में। तो इस सभी चीज़ों से पता चलता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर सिक्कों का प्रचलन बहुत अच्छा था। गुप्ता टाइम पीरियड में बिल्कुल प्योर गोल्ड कॉइन का इस्तेमाल हुआ, जो जीता जागता एग्जाम्पल है कि भारत एक सोने की चिड़िया होती थी। तो 6th सेंचुरी उस टाइम पीरियड पे गोल्ड बहुत ज़्यादा दूसरी जगहों पे चला गया होगा, इसीलिए ट्रेड बहुत ज़्यादा भारत के लोगों को मिलना चालू हुआ होगा। लेकिन जब सोना बाहर जा रहा है तो हमारी इकोनॉमिक भी लॉस होगी, इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस हमें आया होगा। और ऑफ कोर्स बहुत सारे वेस्टर्न की कंट्रियां हमसे ट्रेड करती होंगी, लेकिन सोना खत्म होने की वजह से ट्रेड भी बंद हो गया होगा। एक एग्जांपल है, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड धीरे धीरे खत्म हो गया होगा। साथ साथ में यहाँ पे कह सकते हैं कि इससे हमारे स्टेट की प्रोस्पैरिटी को, यानी कि समृद्धता को और सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने में दिक्कत भी होगी। अब ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि ऑफकोर्स जेम प्रिंसिप के द्वारा पढ़ी जा चुकी थी। ये बहुत ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत जाने माने व्यक्ति है। इन्होंने 1838 में आई थिंक यही टाइम पीरियड है, एनसीईआरटी के अंदर सर्च करना, इन्होंने पढ़ के बता दी थी। जबकि हड़प्पा सभ्यता की आज तक हमें भाषा नहीं पता चल पाई है, लेकिन जो अशोक ने इन चीज़ों पे लिखवाया था वो ब्राह्मणी भाषा थी और अशोक के टाइम पीरियड पे इस लिपि का इस्तेमाल होता था। और खरोष्टी लिपि जो थी बाहर की आई हुई लिपि थी, उसको भी स्टडी कर लिया गया था। तो जेम प्रिंसिप ने 1838 में अशोका की लिखी गई लिपि को समझा था। अब ये चीज़ कैसे बाद में पता चली होगी, तो ऑफ कोर्स ग्रीक जो है खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखी गई थी, और उस टाइम पीरियड पे जो ब्राह्मणी थी वो क्या कहते हैं अशोक के द्वारा लिखी गई थी। इन दोनों के अंदर एक का डिफरेंस हमें देखने को मिला था। एक उस टाइम पीरियड पे अपोलोडोटस ग्रीक जो देवता थे, ग्रीक के लोग ए को अपोलोडोटस से डोमिनेट करते थे, जबकि हमारे इंडिया के अंदर ए लिखने का तरीका कुछ अलग था। जेम प्रिंसेप को जो पहली बार ब्राह्मणी लिपि मिली तो उन्हें लगा कि शायद से देवनागरी लिपि से ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन बाद में उन्होंने रिसर्च करा और पाया कि ऑफकोर्स ज़्यादा पुरानी है। और उसको पढ़ते उन्होंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से टाइम देने के बाद पता लगाया कि ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड के अंदर ये लिपि इस्तेमाल होती थी। हिस्टोरियंस को दिक्कत क्या होती है किसी भी लिपि को पढ़ने के लिए, तो आप ये कह सकते हो अशोक की जब लिपि पढ़ी गई तो उसके बेसिक शब्दों को कंपेयर करा गया। अशोक ने अपने सिक्कों के अंदर और बहुत जगह देवम प्रियम और प्रियदसी शब्द का इस्तेमाल करा है। देवम प्रियम का मतलब होता है देवताओं का प्रिय, और प्रियदसी का मतलब होता है देखने में प्रिय। तो अशोक जानबूझ के अपने सिक्कों पे चीज़ें बनवाता था, जिससे लोगों को समझ में आया कि ऑफकोर्स उस टाइम पीरियड में ये चीज़ें अशोक को रिप्रेजेंट करती होगी। जैसे हर एक राजा अपने आप को कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है। तो इंस्क्रिप्शन की लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि कोई भी पुराना टेक्स्ट मिलेगा तो धुंधला होगा, उसका मीनिंग निकालना बहुत मुश्किल होगा, कभी कभार लेटर मिस हो जाते हैं, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। साथ साथ में उसका एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकल पाता है ना। कभी कभार क्या कहते हैं हमें कुछ कंप्लीट आइडिया मिल ही नहीं पाता है। तो इतिहासकर्ताओं को ये सारी दिक्कतें होती किसी भी इंस्क्रिप्शन को इकट्ठा करने में। तो चाहे खरोष्टी लिपि ले लीजिए, ब्राह्मणी लिपि ले लीजिए, जब इनके बारे में जेम प्रिंसिप पढ़ रहे थे तो उनको ये सारी दिक्कतें आ रही थी। इवन हर स्टूडेंट को भी आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर जरूर फोकस करिएगा। और अभी भी आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं करा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड करिए और ये सारी पीपीटी फाइल वहाँ पे आपको एक्सेस हो जाती है।
सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जल्द से जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आप एंड तक आ गए हैं तो।